नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनुस की कट्टरता का नया चैप्टर खोलेंगे, जिन्होंने जमात प्रेम में अब बांग्लादेश का इतिहास मिटाने की कसम खा ली है। बांग्लादेश में नए नोट छापने की तैयारी है, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी, जिन्हें वहां राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके बाद आपको राज्यसभा का कैश वाला क्लेश दिखाएंगे, जहां 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली है, लेकिन ये नोट किसके हैं ये बताने के लिए कोई राजी नहीं है। वैसे जिस सीट से ये नोट मिले वो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, लेकिन उनकी क्या सफाई है वो भी देखिएगा। फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सम्मान में कैसे प्रियंका गांधी आज मैदान में आई ये भी बताएंगे। बीजेपी सांसद के देशद्रोही वाले बयान पर सत्ता का क्लेश अब बढ़ता ही जा रहा है। आज प्रियंका गांधी ने इस पर बीजेपी के नेताओं को जवाब दिया है। एक बड़ी खबर किसानों के दिल्ली कूच पर, जो फिलहाल टल गया है। आज शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच धुआंधार टकराव भी हुआ। करीब 2.5 घंटे के संग्राम के बाद किसान पीछे हट गए। किसानों ने अब सरकार को बातचीत के लिए 8 दिसंबर तक का वक्त दिया है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी दिल्ली में हर विधानसभा से आपके 6% वोट काटने की साजिश कर रही है। 1 महीने में आम आदमी पार्टी के 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान पर भी होगी, जिसकी अकड़ अब निकल गई है, क्योंकि ये तय हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी और तय समय पर ही होगी, और पाकिस्तान इस पर मान भी गया है। शेड्यूल के अनुसार मेजबान तो पाकिस्तान ही होगा, लेकिन टीम इंडिया के सारे मैच यूएई में खेले जाएंगे। और एक बुरी खबर क्रिकेट के मैदान से। एडिलेड टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पहली पारी में टीम इंडिया 180 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जबकि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिवस है। उन्होंने कहा था, जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बना नहीं सकते। उनकी कही ये बात आज बांग्लादेश के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है, जो न सिर्फ अपना इतिहास भूल चुका है, बल्कि अपने कट्टरपंथ वाले इरेजर से अपना इतिहास मिटा भी रहा है, और उसे कट्टरपंथ के विभत्स पेंट से रंग भी रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश से 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिससे ये क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश अपने देश का नाम और सम्मान दोनों सहेज कर नहीं रखना चाहता है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक वहां की यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की करेंसी टका से बांग्लादेश की स्थापना करने वाले, बांग्लादेश को बनाने वाले वहां के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला लिया है। और दूसरी तरफ जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों से आजाद कराया, बांग्लादेश की कट्टरपंथी समर्थक दल बीएनपी के नेताओं ने भारत के सामान का बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। ये दोनों घटनाएं ये बता रही हैं कि बांग्लादेश कैसे अपने इतिहास को भूल चुका है। इन दोनों खबरों के अलावा यूनुस सरकार की धूर्तता पर सत्ता की कुछ और कुंजियां भी होंगी, लेकिन पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के भारत विरोध का है। कल बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिजवी ने प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों से भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। बीएनपी नेता का यह गुस्सा त्रिपुरा में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के प्रदर्शन के खिलाफ था। रिजवी ने भारतीय मीडिया पर गलत खबरों को फैलाने का आरोप भी लगाया। सस्ती लोकप्रियता के लिए विरोधी प्रदर्शन करने वाले रिजवी के लिए बेहतर होता कि वो हिंदुओं पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के हमले को रोकने की अपील करते। इससे उनके देश की बदनामी भी कम होती और पत्नी की साड़ी भी नहीं जलानी पड़ती। वैसे भी सच में अगर बांग्लादेश भारत के सामान का बॉयकॉट करना चाहता तो पहले उसे उन एहसानों को चुकाना चाहिए जो पिछले 50 वर्षों से बांग्लादेश के खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। फिर वो चाहे 1971 में मुक्ति संग्राम में भारत से मिली सैन्य सहायता हो, 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को सहारा हो, या फिर $7 अरब की आर्थिक मदद। साड़ी जलाकर बॉयकॉट खेलने से सही मायने में बॉयकॉट नहीं हो जाता है। तो जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, बांग्लादेश की मौजूदा पीढ़ी उसे भूल चुकी है। लेकिन इसमें हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्थापना की, ये बांग्लादेश उनका एहसान भी भूल चुका है, उनकी मूर्तियां तोड़ चुका है और उन्हें रत्ती भर सम्मान देने को तैयार नहीं है।
ढाका से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी बैंक 2024 के जुलाई विद्रोह की याद में नए नोट छाप रहा है। नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की छवि नहीं होगी। यूनुस सरकार के मुताबिक 20, 100, 500 और 1000 टका के नोटों के लिए नए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। इनके फाइनल वर्जन में किस किस की तस्वीर होगी कहा नहीं जा सकता। मोहम्मद यूनुस के आलोचक तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं किसी नोट में अपनी ही तस्वीर ना वो छपवा लें। खैर, जब नोट आएंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी फोटो है। बांग्लादेश बैंक ने कहा है कि नए नोट अगले 6 महीनों में बाजार में आ जाएंगे। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने सितंबर में नए नोटों के लिए विस्तृत डिजाइन प्रस्ताव पेश किया था। इससे पहले जुलाई के कथित छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका में मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया था। कुल मिलाकर बांग्लादेश अपने इतिहास को तेजी से मिटाने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच दुनिया भर से बढ़ते दबाव के कारण मोहम्मद यूनुस ने छवि सुधार कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक नेताओं से मुलाकात की है। इस बैठक में यूनुस ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के भरोसे की जगह उनसे हमले का सबूत मांग लिया है। यूनुस ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा बार बार उठ रहा है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया के दावों में अंतर है। हम सटीक जानकारी चाहते हैं। इसी बैठक में यूनुस ने यह भी कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की कोई घटना होती है तो अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस को घुमाकर ये कहना चाहते थे कि उन्हें हिंदुओं पर हुए हमले के सबूत चाहिए, और ये सबूत उन्हें इसी बैठक में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता फरहाद मजहर ने दे भी दिए। मजहर ने सबके सामने मोहम्मद यूनुस से पूछा कि चिन्मय दास को ना हिंदुओं की सुरक्षा मांगी थी और उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सुरक्षा मांगना बांग्लादेश में देशद्रोह है? सुनिए एक बार उस बैठक में क्या क्या हुआ। हिंदू विरोधी हिंसा पर इतने दिनों बाद मोहम्मद यूनुस की नींद टूटने के पीछे का बड़ा कारण दुनिया भर से बनने वाला दबाव भी है। भारत के बाद ब्रिटेन और अब अमेरिका खुलेआम ये कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो हमले हो ही रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत के खिलाफ एक नई तैयारी शुरू कर दी है। भारत की सीमा के पास बांग्लादेश सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उत्तर बंगाल में चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 2 जगहों पर एयर स्ट्रिप को नए सिरे से बनाया जा रहा है। फिलहाल इस चिकन नेक एरिया के पास निगरानी के लिए टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। ये ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV बायरक्तार TB2 हैं और बांग्लादेश ने इसी साल तुर्की से ऐसे 12 ड्रोन खरीदे हैं। तो वो बांग्लादेश जिसके सैनिकों को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी है, भारत ने हथियार दिए हैं और वो भारत को ही दुश्मन मानकर ड्रोन दिखा रहा है। अब बात उस रहस्यमयी 50,000 रुपए की जो संसद के अंदर सीट नंबर 222 से मिले, लेकिन किसके हैं ये किसी को नहीं पता। राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिलने की जानकारी जब सभापति जगदीप धनखड़ ने दी तो अचानक से सदन का तापमान बढ़ गया। जगदीप धनखड़ ने बताया कि जिस सीट नंबर 222 से सफाई के दौरान 500 के नोट की गड्डी मिली वो सीट तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। और जैसे ही सभापति ने सिंघवी का नाम लिया, इस पर सत्ता का क्लेश शुरू हो गया। इसका तापमान हम आपको नेताओं के बयान के जरिए महसूस कराएंगे, लेकिन पहले समझिए राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिली किसको। नियमों के अनुसार संसद सत्र के दौरान रोज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले और बाद में एंटी सैबोटाज जांच होती है। आमतौर पर अगर सांसद चश्मा, मोबाइल या डायरी जैसी चीजें भूल जाते हैं तो वो इसी जांच के दौरान मिलती हैं, जिन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा करा दिया जाता है और बाद में जिसका भी वो सामान है उसे क्लेम करके काउंटर से ले लिया जाता है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद जब सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली और ये रकम करीब 50,000 रुपए है। ये सीट वैसे तो कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब सवाल वाली सुई यहाँ अटकी है कि नोटों की गड्डी को सदन में लाया कौन। और इस खबर का विरोधाभास ये है कि जिस संसद में 1 घंटे की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आज उसी संसद में 50,000 रुपए के लिए 1 घंटे से ज्यादा बहस भी हुई।
अब सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी वीडियो देखे जा रहे हैं ताकि कैश पर खिलेश का सच सामने आ सके। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, and I felt it expedient to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. अब नोटों की इस गड्डी पर क्लेश तब शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। इस पर तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया और कहा कि जब तक जांच नहीं की जाती कैश के साथ किसी का नाम जोड़ना गलत है। वहीं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सफाई आई कि वो सिर्फ 500 रुपए लेकर सदन में जाते हैं और वो गुरुवार को सदन में सिर्फ 3 मिनट मौजूद थे, इसीलिए उन्हें नोटों की गड्डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच होनी चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? So why there should be objection? डिटेल आना चाहिए, साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और भूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। वैसे उनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना नाता है, 30-40 साल पुराना नाता है। तो इतना ज्यादा है कि इधर उधर कुछ गिर गया, कौन क्लेम करने जाए। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। किसी भी संस्था से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी, मोदी का अडानी, और यही है इनकी कहानी। अगर कांग्रेस के सांसद के आसन से नोटों की गड्डियां, कांग्रेस सांसद के घर अभी झारखंड में हुआ था नोटों की गड्डियां, ये हो क्या रहा है? मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अभिषेक मनु सिंघवी जी देश के जाने माने लॉयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक लाजमी है? लेकिन संसद में आखिर कैश ले जाने के नियम क्या हैं? क्या कोई सांसद अपने साथ इतना कैश सदन में लेकर जा सकता है? आज हमने इस पर रिसर्च की और जो तथ्य हमें मिले उसके बारे में आप सभी न्यूज़ मित्रों को भी जानना चाहिए। वैसे तो सांसदों को संसद में केवल उन्हीं चीज़ों को लाने की अनुमति होती है जो सदन के संचालन से संबंधित होती हैं, लेकिन फिर भी संसद में नोट लाने या नहीं लाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हाँ, सदन के अंदर उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध जरूर है। बहुत से ऐसे भी सांसद हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। वो संसद के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चेंबर में ले जाते हैं। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि इतना कैश सदन में कैसे आया। जांच इस बात की होनी चाहिए कि नोटों की ये गड्डियां हैं किसकी। सांसद अपने साथ सदन में क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते हैं, इसकी भी लिस्ट आप
देख लीजिए। वो चीजें जो सदन में उनके काम से जुड़ी हैं, जैसे नोटबुक, पेन या वो दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े हैं। कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अनुचित सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध जरूर है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की सामग्री जैसे प्लकार्ड, पोस्टर, बैनर भी सदन में नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन इस नियमावली के बीच भी ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि राज्यसभा में मिले 500 रुपए के नोटों वाली ये गड्डी है किसकी। वैसे आज संसद में नोटों की बात हो रही है तो आपको वीडियो फ्लैशबैक के जरिए वो कैश कांड भी याद दिलाते हैं जो 2008 में हुआ था, जब अमेरिका से परमाणु समझौते को लेकर वाम दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लिया था। जिस बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बहस हुई, लेकिन जब बारी वोटिंग की आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहरा दिए और ये रकम करीब 1 करोड़ रुपए की थी। नोटों को लहराने का ये काम किया बीजेपी के सांसद अशोक अर्गल, फग्गन कुलस्ते और महावीर भगौरा ने। तीनों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने उन्हें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए रुपयों की पेशकश की थी। हालांकि दोनों ने इन आरोपों को नकार दिया था, लेकिन बाद में कैश फॉर वोट के इस केस में अमर सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। सत्ता में अब बात सत्ता के दूसरे क्लेश की, जिसके केंद्र में एक शब्द है, देशद्रोही। और कल से लेकर अब तक ये शब्द सियासत के सेंसेक्स से लेकर सोशल मीडिया तक टॉप ट्रेंड कर रहा है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए देशद्रोही और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से लिंक वाले आरोप लगाए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्होंने सियासत में नई आग लगा दी। लेकिन आज इसका जवाब दिया खुद राहुल गांधी की बहन और संसद में सांसद पद की नई सत्ता संभालने वाली प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा, जब बीजेपी के लोग पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को देशद्रोही कह सकते हैं तो राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, उन्हें राहुल गांधी पर गर्व है क्योंकि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुई इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम, क्या ये अडानी के मुद्दे से इससे कोई फर्क नहीं। ऐसी संस्थाओं से रिश्ता क्या है जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं? कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं। विदेशी ताकतें जो लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं, उनके तार किसके साथ जुड़े हैं? मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे अपना स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। जिस सदस्य ने प्रिविलेज उल्लंघन किया उसी को दोबारा सरकार आज आगे रख के उनको अपनी अधूरी बातें कंप्लीट करने की अवसर मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? तो ये साफ साफ ये साजिश है, ये सदन नहीं चलना चाहते। जिस तरह से हर 2 महीने में 3 महीने के इंटरवल के बाद देश में इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश करना कि देश में जो है वो सब कुछ गड़बड़ झाला है, इसके पीछे शुद्ध रूप से विदेशी साजिश और विदेशी साजिशी सुपारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे के खिलाफ दायर की जा रही याचिकाओं से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RF नरिमन ने कहा है कि इन याचिकाओं से देश का माहौल खराब हो रहा है।
जस्टिस आरिफ नरिमन अहमदी फाउंडेशन द्वारा आयोजित धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले में उन 5 पन्नों के फैसले जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया, उसको जिला जज और हाई कोर्ट जजों के समक्ष अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून है जो उन पर बाध्यकारी है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। We find today, like Hydra heads popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques, but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament, contrary to what is envisaged in both our constitution and in the Places of Worship Act. The only way to scotch all this and to cauterize all these Hydra heads is by applying these 5 pages in this very judgment and having it read out before each district court and high court, because these 5 pages is a declaration of law by the Supreme Court which binds each of them. And once this is done, it is clear that the Places of Worship Act will take its due course. और सत्ता में अब बात किसानों के प्रदर्शन की, जो आज अचानक सुर्खियों में आ गया। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले अचानक उन्होंने एमएसपी और कर्जा माफी की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फिर से शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग बढ़ानी पड़ी। लेकिन दिल्ली कूच करने के अपने ऐलान पर कायम प्रदर्शनकारियों का एक समूह बैरिकेड पर चढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस बल की तैनाती बढ़ानी पड़ी, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। एहतियातन अंबाला में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी मांगे लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि अब किसानों का जत्था रविवार को कूच करेगा, आज और कल कूच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कृषि मंत्री के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। केंद्र ने बातचीत का भरोसा दिया है। देखिए, यहाँ पर किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है और यहाँ पर ताकि किसान पीछे चले जाए। एक तरफ वहाँ पर कीर्तन बजाया जा रहा है, दूसरी तरफ इन किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए वहाँ पर जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, वहाँ से आंसू गैस का गोला जो है वो चलाया गया है। बल के साथ इस वक्त आप देखिए किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और सामने पुलिस ने भी किसानों को रोकने के पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इन किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। लेकिन हमने अब ये एक कंक्रीट का पूरा यहाँ पर बंकर बना हुआ है, जहाँ पर ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हरियाणा के जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी किसानों को दिल्ली आने से रोकने पर नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा दिखाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने की कोशिश गलत है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। वैसे किसान आंदोलन का मुद्दा आज संसद में उठा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हर मुद्दे को हल करना चाहती है। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की।
किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मार्च के लिए किसान संगठनों में थोड़े मतभेद हैं। किसानों के मौजूदा दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन चुडूनी के चीफ गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया और न ही सलाह ली गई, इसीलिए वो अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला का कहना है कि एसकेएम के इस विरोध मार्च में वो भी शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली मार्च को लेकर किसानों के बीच ही मतभेद दिख रहे हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तो करेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत अपने सभी मैच यूएई में खेलेगा। दरअसल पाकिस्तान के झुकने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पूरे पाकिस्तान में हलचल है, आंदोलन है और प्रदर्शन है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की है। प्रदर्शन करने पर 7 वर्षों की जेल वाले नियम के खिलाफ पीओके में विरोध बढ़ गया है। पीओके की संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की घोषणा की है। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि विवादास्पद अध्यादेश को निरस्त करें, सभी बंदियों की रिहाई करें, नहीं तो चक्का जाम और बंद जारी रहेगा। पिछले करीब 1 महीने से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अपनी जरूरियात जिंदगी आज रात 12 बजे से पहले खरीद लें। सत्ता में अब इंडियन आर्मी के ऐसे बाज की बात करते हैं जो दुश्मनों का शिकार करने के लिए तैयार है। हालांकि ये बाज कोई शिकारी पक्षी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटैक ड्रोन है जो बहुत जल्द भारतीय सेना के हथियारों वाले जंगी गोदाम में शामिल होने वाला है। और आज हम आपको इसी बाज से मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी ताकत दुश्मन को तनाव देने के लिए काफ़ी है। बाज अटैक नाम का ये ड्रोन दुनिया का इकलौता ऐसा ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है। सिर्फ 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस बाज अटैक ड्रोन की लगातार 45 मिनट तक उड़ने की क्षमता है। ये अपने साथ 50 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि बाज अटैक ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी है और इसे खुद सेना ने तैयार किया है। ये ड्रोन इतना खतरनाक है, दुश्मन पर ग्रेनेड और मोर्टार बम तक ये गिरा सकता है। बाज ड्रोन की मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है और इसे ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी ये बाज आत्मनिर्भर भारत का एक अद्भुत प्रमाण है। ये ड्रोन अपने सभी ट्रायल्स पूरे कर चुका है और बहुत जल्द इसे आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। हमारे सामने आप यहाँ पर ये जो ड्रोन देख रहे हैं, इस ड्रोन का नाम है बाज और ये एक ऐसा ड्रोन है जो अपने साथ बड़े बड़े हथियार लेके चल सकता है। यानी कि ये एक अटैकिंग ड्रोन है, अपने साथ ये मोर्टार्स भी फायर कर सकता है और बहुत सारे इसमें स्पेशल फीचर्स है। इसे इंडियन आर्मी ने खुद बनाया है। ये पहला एक तरह का ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के टैंक या बंकर बस्टिंग या किसी लॉजिस्टिक हब को डिस्ट्रॉय करने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम किसी भी तरह का ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर
मोटार बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव्स किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकते हैं। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।